नमस्कार दोस्तों। मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर काम करती थी और रात एक कमरे में सोई थी। वहाँ पर 5 मर्द मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वह यह नहीं जानते थे कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डॉक्टर बोले मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही। जब बारी बारी यह पांचों आकर मेरे साथ, मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत बहुत अजीब सी रहने लगी थी। मुझे अपने आप बहुत कमज़ोरी और थका थका सा लग रहा था कि ऐसा यकीनन लगातार बेआरामी और काम के वजह से हो रहा है मेरे साथ कि बाकी लोग अपने काम पर जा चुके थे। मैं तेज़ी से नाश्ता करके तैयार होने लगी, मगर इसमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग गया था, क्योंकि मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त लेती थी और मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर खुद को ज़ाहिर तौर पर अच्छा खासा बदलकर जब मैंने खुद के शीशे में देखा तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे पर खूबसूरती ऐसी ही थी जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आई। मैं सर झटक कर भाग भाग कर घर से बाहर निकली। काम पर जाते हुए भी मैं खुद पर बहुत से मर्द की नज़रें अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था। दुनिया में खूबसूरत मर्द भी महफूज नहीं हैं, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच बेपर्दा रहने से बेहतर यही था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकली। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस करके भी नज़रअंदाज करना पड़ा, लेकिन मुझे फिक्र थी कि मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ जाए, और मेरा डर इसी रोज़ सच साबित हुआ। मुझे काम करते करते चक्कर आए और जी मिचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टी आने लगी, और जो थोड़ा बहुत मैंने खा लिया था वो सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊंगी। इस रोज़ मैंने किस तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर एक रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त की। मुझे छुट्टी बहुत मिन्नत से मिलती थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की बजाय सीधा अपने घर पहुंची थी। किस्मत से जब मैं पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पर ही थे, और वो मेरी हालत देखकर नाराज़ होने लगे कि मैं ऐसे भेस बदल कर काम कर रही हूँ। मगर मेरा सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रहेगा और मैं किसी भी रोज़ रंगे हाथों पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर अक्सर असर नहीं लिया। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैंने पेट भरकर खाना खाया और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसलिए अच्छी खुराक और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो गई। मेरा ख्याल काफ़ी हद तक ठीक था, मगर मैं यही नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से थकान और कमजोरी क्यों होने लगी है। मेरा काम इतना ज़्यादा था, ना ही मेरा काम थकने वाला था और ना ही खाने पीने की कमी थी, और कुछ वक्त पहले तक मैं बिल्कुल ठीक ठाक और सेहतमंद थी। अगले रोज़ मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ न कुछ खाती रहती ताकि कमज़ोर दूर हो जाए। मुझे अगले दिन वापस काम पर जाना था। मैं बहुत ज़्यादा आराम नहीं कर सकती थी, इसलिए रात का खाना खाकर मैं वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा कि वो मुझे रोकेंगे, लेकिन वो खामोश रहे और मैं घर से रवाना हो गई। अभी भी मैं रास्ते में ही थी कि मुझे फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं निहाल हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिरती गई। मुझे अपनी हालत गिर गई थी, जिसमें ना मैं काम कर सकती थी, ना ही आराम कर पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाले लड़कों में से एक रोहित नाम का लड़का मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हालत में वहां पहुंचकर बिस्तर पर गिरी, रोहित ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन पर दिन बेहतर होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टी लग जाती और चक्कर आते रहते थे। मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का सोच ही रही थी कि एक रोज़ काम के दौरान मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा चेकअप कर रहे थे। मुझे जगा हुआ पाकर डॉक्टर हैरानी से मुझे मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैं उलझ गई थी। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया।
तब डॉक्टर ने सब सुनकर मुझसे अजीब सी बात कही कि तुम्हारी जो हालत है इसे देखकर मुझे तो लगा तुम शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। फिर यह सब मैं डॉक्टर की बात ना समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से डॉक्टर की बात की दरमियान उन्हें रोककर सवाल किया कि मेरे इस हालत की वजह क्या है। खाने की मैं अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर वो मुझे कुछ दिन से बहुत कमज़ोरी सी, उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं। डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं हक्का बक्का सी डॉक्टर को देखती रह गई थी। मेरा नाम सुमन है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा घर आना कोई गरीबी से में जुड़ा हुआ नहीं था और हम बेहतर हालात में रहते थे, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर के हालात बुरे होने लगे। माँ ने मेरे बाप को समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होती। मैं अपने छोटे बहन भाइयों को देखती थी और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कामना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की भी और मेरा यही हुस्न मेरे कमाने की ज़रूरत में काम आ रहा था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था तब से बाहर के मर्दों की नज़र मेरे लिए बेबाकी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों के अपने जिस्म के आर पार होने जाने वाले नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। अगर मैं हिम्मत न करती, मेरी बहन भाई घर में पड़े बड़े ही भूखे से मर जाते। जब से बाबा से नशा करना शुरू किया था मेरी माँ गुमसुम सी हो गई, एक कोने में पड़ी रहती थी। उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैंने घर से बाहर निकलने का सोचा, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए इम्तिहान होगा। मैं अपने कम पढ़ाई की वजह से छोटी मोटी नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी मेरा हुस्न सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और मुझसे उल्टी सीधी डिमांड की जाती थी। मैं अपनी इज्जत बचाकर दर दर के धक्का खा रही थी, मगर कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही थी मैं तरीके से नौकरी करती। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहने लगा था तेज आग से अपना ये हुस्न दागदार कर लूं, मगर मुझ में हिम्मत नहीं होती थी। थक हार कर मैंने अपने खानदान का रुख किया। मेरे सिर्फ एक ताऊ थे जो हमारे मुकाबले में बहुत अच्छा खाते पीते थे और उनके जवान बेटे भी थी, अच्छी नौकरियां पर थी। मैंने ताऊ के घर जाकर अपने हालात बताया तो उन्होंने हमदर्दी और तरस से मुझे 4 नोट पकड़ा दिए। मेरे लिए इतना ही बहुत था। मैंने खाने का सामान लिया और ले गई, मगर कुछ दिन बाद एक रोज़ अचानक वह अपने बेटे के साथ धमके और जो बात उन्होंने मेरे माँ बाप से कही वो सुनकर तो मेरे सर पर पूरे घर की छत आ गई थी। सामने अपने बड़े बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ में यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझसे शादी के बाद में घर का खर्चा उठाएगा। मैं हक्का भक्का रह गई थी क्योंकि मेरा कजिन मुझसे उम्र में 2 गुना बड़ा था और इस किस्म का था। इसके पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी उसकी। दोनों बीवियों को शादी के कुछ महीनों बाद ही बगैर किसी वजह के तलाक दे चुका था, लेकिन मेरे माँ बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे ताऊ गए तो मेरे बाप मुझे खुश नसीब कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में भी पैसा आने वाला था, मगर मैं उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार करने पर माँ बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल में मैं बहुत खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ बाप के तानों के बावजूद मैं अपनी बात पर डटी रही और ताऊ के घर भी इनकार पहुंचा दिया। मेरे माँ बाप की तरह ताऊ भी मेरे इनकार को स्वीकार नहीं लिए, उल्टा मेरे बाप को ही मुझे समझाने को कहा। मेरा बाप मुझसे हर वक्त लड़ने लगा था। मैं दिमागी दबाव में गिर चुकी थी। मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी, यह रिश्ता हम सबके लिए बहुत अच्छा है और इससे मेरा भी फ़ायदा है, क्योंकि मेरा कज़िन बहुत अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और छोटी बहन भाई की गरीबी भरी ज़िंदगी पर थककर मैंने हामी भर ली, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं शादी से पहले इस बात को पूरी तरह से गारंटी लूँगी, मेरा कज़िन घर वालों को हर महीना खर्चा देगा। जब मैं यह बात करने ताऊ के घर पहुंची तो मेरा कज़िन घर के पिछली तरफ गलियारे में खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने अपने कज़िन के मुंह से अपना नाम सुना तो वही ठहर कर रुक गई, और जो बातें इस रोज़ मैंने अपने कज़िन की सुनी थी वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मेरा वजूद सुन्न रह गया था। मैं बिना कुछ बोले घर भाग गई और अपने माँ बाप से लड़ने लगी। मैंने शादी से साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ बाप मेरे नखरे पर बूझे बोल रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी।
मेरा कजिन मेरा सौदा तय कर रहा था, जो बोल रहा था कि इसकी पहली 2 बीवियां अच्छे घर की थी, तभी वह साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर इसके चाचा की बेटी सुमन, यानी मैं जिस कदर हसीन हूँ, इतनी मजदूर, वो मेरे घर वालों को महीनों में चंद रुपए देकर मेरा मुंह बंद करा कर रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाने के लिए बहुत आराम से मुझे बड़े कारोबारों लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैंने अपने माँ बाप को यह बात बताई, मगर मेरे माँ बाप ने उल्टा मुझे अपनी मिसाल देने लगे। जैसे इज्जतदार मर्द का क्या फ़ायदा, नशा करके अपना शौक पूरा करते रहे और उसके बच्चे भूख से मर जाएं। मेरे माँ बाप की नज़र में यह काम बुरा नहीं था। वह अभी मानने को तैयार नहीं थी कि मेरा कज़िन मेरा जिस्म लोगों को पेश करेगा। उनका यकीन था मेरा कज़िन से मुझे अपने उस बड़े लोगों से मिलवाने का शौक़ रखता होगा। इस सबसे तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने अपना हुलिया बदलकर खुद को लड़के में ढाल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैंने वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतज़ाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग भी रहते थे, जिनमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। दिल्ली 5 लड़कों के बीच रहना बहुत मुश्किल काम था। मैंने अपनी शख्सियत छुपाई और कोई नहीं जानता था कि मैं कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर सताता कि मैं पकड़ी जाऊंगी और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। वहाँ मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र सताती रहती थी। मेरे चेहरे की नज़ाकत और लड़के वाले अंदाज को सबको हैरान करते थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया जाता था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते हैं। मैं खुद को लड़का जाहिर करके भी इस सबसे अच्छा महसूस नहीं कर रही थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके वहाँ जाती थी। मगर मैं जानती थी ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे मसले होते हैं जिन्हें वह चाह कर भी पीछे नहीं छोड़ पाती। मुझे बहुत संभाल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर तरफ मैं लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले 5 लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। सुबह सुबह नाश्ता किए बगैर निकल जाते थे और रात को बाहर से खा पी कर लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें से सिर्फ एक लड़का था जो पहले से मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखे हुए था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और इसका ताल्लुक कानपुर शहर में था। वह खाते पीते घर का लड़का था। इसके 3 बड़ी बहनें थीं जो शादीशुदा थी और वो इकलौता भाई था। उसके खाने पीने और पहनने ओढ़ने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वो किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्या सोचा था। इसका कहना था कि वो आज़ाद रहना पसंद करता था और उसकी नज़र में यहाँ रहना है। इसकी आज़ादी में मैं क्वार्टर में रहते हुए सबसे फासले पर रहती थी। मैं कोशिश करती थी कि जब वो सब सो जाए तब जाऊं और उनके जगाने से पहले निकल जाऊं। मैं अपने कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब रहती थी, मगर मुझे कभी कभी देर भी हो जाती थी। लेकिन मैं यकीन से थी, क्योंकि मुझे वहाँ रात गुजारकर कोई मसला नहीं होता था, मगर काम पर आकर भी अभी उन मसलों में गिर गई होती थी। मुझे बहाने से अक्सर काम का बोलकर अलग अलग खर्चा दिया। मेरे घर वाले में से बहुत नाराज़ थे, क्योंकि मेरे सामने उन्हें पूरे ख़ानदान के सामने बुरा भला कहकर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया था। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज ऐसे हालात का सामना कर रही थी जिसमें मेरा हर लम्हा हमारा दर्द में गुजर रहा था। मेरा बाप मुझे बुरा भला कहने लगा और मुझसे सवाल करने लगा कि वह पैसे कहाँ से और कैसे कमाती हूँ। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों से कह दिया कि मैं बस हॉस्टल की नौकरी कर रही हूँ। मेरी माँ ने मेरा यकीन कर लिया, मगर बाबा मुझ पर शक करते रहे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने पर जोर देने लगे। मेरे बाबा भी यही चाहते थे कि मैं अपने कजिन से शादी कर लूँ। शायद मेरे कजिन ने मेरे बाप को पट्टी पढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वो बेटी की मुश्किल भी समझने को तैयार ना थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान लेकर देती थी। इन सब से मेरी माँ की नाराज़गी आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और वो मेरे घर जाने पर मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरा इंतज़ार करती थी।
और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार साथ देती थी, ताकि मैं अपने और अपनी खुराक का भी ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में अब कोई मसला बाकी नहीं रहा और सब खुश रहने लगे हैं। मगर मेरी यह सोच भी जल्द खत्म होने वाली थी, जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर गई और घर का सुकून देखकर गर्म ज़्यादा हो गई। मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचा हुआ था और चीज़ उठा उठा कर फेंक दी थी। सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखते ही मुझे मारने पर तुल गए। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। मैं घबरा गई थी कि ना जाने बाबा को क्या हो गया था, जब मैं अपने गुस्से से भरे जवाब में मुझसे गुमसुम कर दिया था, क्योंकि मेरे बाप को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पर नौकरी कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाप को यह बात किसने बताई थी, क्योंकि बाबा का कभी दिल्ली जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाऊं और उनसे माफ़ी मांग लूं। मैं अभी इस बात पर राज़ी नहीं थी। माफ़ी मांग लो, मैं अभी इस बात पर राज़ी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका कर रहे थे। वो मेट्रो स्टेशन पर जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पर रुकी थी, इस बार पहले रोज़ की मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मेरे बाबा का बहुत ही चीखना चिल्लाना मुझे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने बनाकर टिफ़िन में दिए और दूध की बोतल पकड़ा दी। इस रोज़ मैं वापस जाते हुए रास्ते में रोती रही। अब मैं जानती थी मेरी माँ मेरे बाप की हरकतों का एहसास कम कराने की कोशिश करती है। मैं इतनी बेरहम दिल हो गई थी, यह सोच लिया था कि दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। इस बार घर लौटने पर 2-3 हफ्तों बाद मेरी तबीयत खराब रहने लगी। मैं रोजाना की थकान और कमजोरी का शिकार रहने लगी थी। मैं कुछ रोज से अपनी तबीयत खराब को नजरअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत खराब हुई तो मुझे घर जाना पड़ा था, क्योंकि तबीयत खराब होने पर मैं होश हवास से बेगानी होकर क्वार्टर में नहीं सोच सकती थी। मुझे डर था मेरी लापरवाही से मेरी असलियत साथ रहने वाले सब लड़कों पर खुल जाती। घर जाकर आराम करने से मुझे काफ़ी बेहतर महसूस हुआ था, मगर वापस लौटकर मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। और जब मैं एक रोज़ काम पर बेहोश होकर डॉक्टर के पास पहुंची, तो मेरी हालत की जो वजह डॉक्टर ने मुझे बताई, वो मेरे लिए कयामत की तरह साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ अरसे से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, ऐसा जहर जिसकी वजह से मैं धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही थी, और अब मेरे जिस्म में जहर की तादाद बढ़ जाने की वजह से इसके असर जाहिर होने लगे थे। डॉक्टर को लगा कि मैं शादीशुदा हूँ और यकीनन मेरे ससुराल में से कोई मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, मगर मैं कुंवारी लड़की थी और डॉक्टर के साथ साथ मुझे भी हैरत हो रही थी कि मुझे जहर कौन दे रहा था और क्यों दिया जा रहा था, जबकि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधान करने को कहा, यह भी समझा दिया कि अभी वह जहर इतना नहीं फैला कि मैं संभाल ना सकूं। अभी मैं भी मेरे पास वक्त था, अगर मैं सावधानी बरतूं मैं बच सकती हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे जहर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने कुछ दिन के लिए काम से छुट्टी ले ली और घर जाने की बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित नाम के लड़के ने जब मुझे मेरी तबीयत का पूछा तो मैं इतनी घबरा गई कि उसे अपनी बीमारी की वजह बताकर उसी से मदद मांगी। वह भी फिक्रमंद हो गया। उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं रोज़ जो खाना पीना खाती हूँ उन चीज़ों को लेबोरेटरी टेस्ट करवाना, ताकि मुझे खबर हो सके कि मुझे किस चीज़ में जहर दिया जा रहा है। इसके मसुम्बों पर अमल करते हुए जब मैंने हर चीज़ का टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वह दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं सदमे से टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरी माँ मुझे जहर दे रही थी। मैंने इसी रोज़ घर जाकर रोते हुए अपनी माँ से झगड़ा किया। मैं अपनी जवानी और ख्वाहिशों से दबाकर उन सबके लिए कमा रही थी और कई मर्तबा मेरी इज्जत जाते जाते बची थी। ऐसे में मेरी माँ की हरकत मुझे सदमे से पागल कर गई थी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ हैरत से मुझे देखकर रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि उन्होंने कभी दूध में कुछ नहीं मिलाया था। मुझे यकीन आया तो मेरी माँ ने अपने सर की कसम खाकर रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की। मैं भी थक गई थी। मुझे ख्याल आ रहा था कि मेरी सीधी सादी घर में रहने वाली माँ यह जहर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे यह जहर दे रहा था। मैं और परेशान माँ बैठे हुए सोच रही थी। मुझे ख्याल आने पर अपनी छोटी
बहन भाइयों से सवाल किया तो मेरे सबसे छोटे भाई ने जो बात मुझे बताई वो मेरा वजूद बेजान कर गई थी। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जब मेरी माँ मेरे लिए दूध मंगवाती थी मेरे बाबा ने कुछ मिला देते थे। मेरे भाई ने 2-3 बार मेरे बाबा को देखा मगर वह बच्चा था, उसे समझ नहीं आया। मेरा बाप घर आया तो मैंने उसे जहर देने की वजह पूछी। मेरे बचने की कोशिश कर रहा था मगर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल दिया। मेरे ताऊ के बेटे ने मेरे इनकार के बाद से ही मेरे बाप को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझ जैसी मजबूर और हसीन लड़की वह गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मेरी नौकरी के बारे में मेरे बाप को बताया था। और जब मैं तब भी हाथ ना आई उसने मेरे बारे में उल्टी सीधी हरकत करके मेरे बाप को शर्म दिलाई और उसे वह जहर दिया था कि मुझ जैसी बेटी पर बंदिश लगा सके। मैं सब सुनकर दुखी हो गई थी। मैंने क्वार्टर में जाकर सामान समेटा और अब बहुत मुश्किल हालात का सामना नहीं करना चाहती थी। रोहित ने मुझे जाता हुआ देखा तो मुझसे सवाल किया। मैं उसकी इतनी अच्छी दोस्त थी कि उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी। वो सब सुनकर मुझ पर दीवाना हुआ और मुझसे शादी की दरख्वास्त की। अब मैं रोहित की बीवी हूँ और हम दोनों काम करके मेरे घर वालों की मदद करते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।